हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का थर्ड क्लास है। तो अगर आपने फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखे हैं तो मेरा चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, तो मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरा प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर चेक करना। ठीक है, तो ये मैं पढ़ाने वाला हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, वन शॉट रहेगा। चलिए, ठीक है, ये जो मेरा क्लास है वो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार आखिर क्या होता है। मौलिक अधिकार कहने का मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की वह शक्ति है जो देश के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने की आज़ादी देती है। यह सरकार को मनमानी करने से रोकती है और जनता के हक की रक्षा करती है। ठीक है, तो आपने समझा कि मौलिक अधिकार क्या होता है। तो मौलिक अधिकार होता है कि नागरिक को सम्मान दिया जाए, आज़ादी दिया जाए, सरकार को मनमानी ना किया जाए, जनता को हक की रक्षा दिया जाए, मतलब जनता के हक की रक्षा करते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ हम कुछ की हेडलाइट देख लेते हैं जिससे कि माइंड में कवर हो सके कि मौलिक अधिकार में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं एक बार कि मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है मेरे भाई। अगर भाग, अनुसूचियाँ, निर्माण ये सब नहीं देखे हैं तो मेरा जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। फिर से बोल रहा हूँ कि आपको मेरा प्लेलिस्ट चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, आर्टिकल भी मैंने पढ़ाया है कि अनुच्छेद 12 से 15 तक के जो हैं, 12 से 15 तक के बीच तक के मौलिक अधिकार पढ़ा जाता है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स पढ़ा जाता है। ठीक है, रिसोर्स, इसका स्रोत क्या है, मैंने स्रोत भी पढ़ाया है, भाग भी पढ़ाया है, अनुसूचियाँ भी पढ़ाया है। तो मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, स्रोत क्या है, सीरियल में पढ़ने से क्या होता है ना कि ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। तो ये यूएसए से लिया गया है संविधान। ठीक है, याद रखना आपको। समझते हैं पहले कि इस संविधान को, यानी भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब सवाल ये होता है कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है और क्या होता है मैग्ना कार्टा? जैसे मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड में लोगों को एक मूल अधिकार दिए, वैसे ही भारतीय संविधान में नागरिकों को एक विशेष मौलिक अधिकार दिया जाता है, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और समझिए कि अगर अधिकारों का जो उल्लंघन होगा, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तो सीधे नागरिक क्या कर सकते हैं कि नागरिक कोर्ट जा सकते हैं, जनता नागरिक कोर्ट जा सकते हैं। यह व्यवस्था भी मैग्ना कार्टा को जोड़ता है, इसलिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा की भावना से मिलती जुलती, इसलिए क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। ठीक है, रक्षा कौन है तो है दोस्तों, आगे हम पढ़ने वाले हैं संविधान में, लेकिन यहाँ पर की हेडलाइट जान लेते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया मौलिक अधिकार के क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं, देखभाल करने वाले होते हैं। क्योंकि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वह सीधे कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। एक न्यायालय सरकार या किसी भी संस्था के गलत कार्यों को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, यह और अगर कोई उल्लंघन करेगा तो वो क्या कर सकता है कि कोर्ट रिट जारी करके अधिकारों की रक्षा करते हैं। अब सवाल ये आता है कि रिट क्या है? ठीक है, जब किसी के अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोर्ट क्या करता है, संदेश देता है, उसे ही रिट कहते हैं। अगर मौलिक अधिकार का क्या होगा दोस्तों मेरे भाई, उल्लंघन होगा, तो ये जो कोर्ट जो है, जिस समय जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वो क्या कर सकते हैं कि आदेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी उल्लंघन करेगा तो ठीक है, उसे ही रिट कहते हैं। ठीक है, चलिए मौलिक अधिकार समझते हैं कि मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं, लेकिन पहले 7 थी, लेकिन एक को हटा दिया। क्यों हटा दिया, हम चीज़ों को गहराई से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले समझते हैं कि जो 6 कौन-कौन सा है। तो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक पढ़ना है। समानता का अधिकार सभी इसमें है कि सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वह कोई भेदभाव यहाँ नहीं होगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई नेता हो, सबके लिए या जनता हो, सबके लिए समान अधिकार है। ठीक है, तो यानी कानून की नज़र में सब हैं, इक्वल हैं। ठीक है, दूसरा समानता का अधिकार पढ़ेंगे दोस्तों, 19 से आर्टिकल 19 से 22 तक में है। बोलने, घूमने, रहने और अपनी बात रखने की आज़ादी है स्वतंत्र का अधिकार में। चलिए शोषण के अधिकार समझिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 है। बच्चों से मजदूरी और इंसानों की खरीद, ये सब प्रोक्त गलत है, ये सब ये बता रहा है। ठीक है, बच्चों से मजदूरी करवाना, इंसानों की खरीद, इंसानों को खरीदना, ये सब क्या है, चीज़ें गलत है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 5वां है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 तक के बीच में है।
ये सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार क्या है कि हर समुदाय अपनी भाषा और संस्कृति बचा सकता है, ठीक है? वन बाय वन करके हम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक नज़र में देख लीजिए। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। इस अगर अधिकार अगर अधिकार छीन जाए तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आर्टिकल 32 में है, इसको हम सही तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है? ऊपर भी मैंने बताया कि इसका जो रक्षक कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं। इसे भीमराव अम्बेडकर ने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वन डे एग्जाम के लिए इसे भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा जाता है, ठीक है? मौलिक अधिकार को ट्रिक से याद करने का ये है मेरे भाई, 6 है, वो 6 मौलिक अधिकार, 7वां भी मैं आपको बताऊँगा। फिर धीरे-धीरे करके मैं एक-एक को पढ़ाऊँगा, ठीक है? एक मैं क्या बता रहा हूँ ना कि एक छोटा-सा बता रहा हूँ जिससे कि दिमाग में बैठ सके कि मुझे मौलिक अधिकार में क्या-क्या पढ़ना है। इसका ट्रिक है दोस्तों, ईएफ, ईआर, ईआर, ईएफ, ईआर, ईआर। कहने का मतलब है, ई मतलब होता है इक्वलिटी, समानता, एफ मतलब होता है फ्रीडम, ई मतलब होता है एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है? शोषण के विरुद्ध, रिलिजन रिलिजन देखो, धार्मिक स्वतंत्रता, एजुकेशन सांस्कृतिक शिक्षा, रेमेडीज़ होते हैं क्या दोस्तों? रेमेडीज़ संवैधानिक उपचार होते हैं। रेमेडीज़, ठीक है? अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आपको ये भी याद रख सकते हो ये सेंटेंस को कि एवरी फ्री एजुकेशन रेसिडेंट एन्जॉय राइट्स। अब मतलब ई मतलब याद रखना इक्वलिटी, ठीक है दोस्तों? फ्री मतलब फ्रीडम, एजुकेशन मतलब क्या होता है? एजुकेशन ये लाइन से नहीं है, बट ये ईएफ, ईआर, ईआर ये लाइन से है, सीरियल सीक्वेंस में है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट है, सेकंड है, लेकिन ये सीधे आ जाता है यहाँ 5वां में, ठीक है? एजुकेशन, रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ आ जाता है रिमेंड्स, रिमेंड्स, ठीक है दोस्तों? एन्जॉय, एन्जॉय मतलब फिर आता है यहाँ एक्सप्लेनेटेशन, राइट्स मतलब रिलीजियंस, ठीक है? तो दोनों में से 2 एक ट्रिक आपको याद कर लेना है, ठीक है? क्योंकि ये पूछ देता है सीरियल वाई में, ठीक है? संपत्ति का अधिकार, जो 6 अधिकार थे मेरे भाई, उसको एक अधिकार को क्यों हटा दिया गया, समझते हैं कि संपत्ति का अधिकार उसको हटा दिया है, ठीक है? पहले संपत्ति अधिकार था, उनको वो जो है 6 संविधान में से एक संविधान है, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। चलिए समझते हैं सबसे पहले। देखिए दोस्तों, पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी मौलिक अधिकार थे, ठीक है दोस्तों? लेकिन इससे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा हटा दिया गया, ठीक है? ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हटा दिया गया। इसका कारण क्या था? क्यों हटा दिया गया भाई राइट टू प्रॉपर्टी को? ठीक है, समझिए कि सरकार के कार्यों में बाधा ना आए, इसलिए इस चीज़ों को हटा दिया। कैसे बाधा आता था समझिए, जैसे कोई सड़क, बाँध, फैक्ट्री जैसे मकानों के लिए ज़मीन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता था, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई ये रेलवे लाइन इससे निकला और यहाँ पर नागरिक का खेत है और वो कह रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे। तो ऐसे में सरकार करता है ना कि वो सरकार क्या करती है, वो ज़मीन को ले लेती है और उसके लिए उसे मुआवज़ा देती है, ठीक है? तो इस चलते इस जो है राइट टू प्रॉपर्टी ये अधिकार को हटा दिया। पहला कारण देखा आपने कि सड़क बनाना है, चाहे बाँध बनाना है, चाहे फैक्ट्री बनाना है, चाहे रेलवे लाइन बनाना है, जैसे कार्यों के लिए ज़मीन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। जनता देती नहीं थी। अब स्थितियाँ क्या है दोस्तों, अगर वर्तमान में देखें, यह मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है? समझिए, ये आर्टिकल 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया है, ठीक है? यानी सरकार अपनी संपत्ति ले सकती है, अपनी ले लेती है, ठीक है? जब मन चाहे जब ले लेती है, लेकिन कानून के अनुसार उचित क्या दिया जाता है, मुआवज़ा देकर उसे संतुष्टि कराता है कि नहीं, ये मुझे चाहिए ज़मीन, इसके लिए मैं आपको मुआवज़ा दे देता हूँ, ठीक है? आप दूसरा जगह इकट्ठा मतलब चेंज हो जाइए, ठीक है? एक लाइन में याद रखना मेरे भाई कि विकास और ज़मीन सुधार के, ठीक है? विकास और ज़मीन सुधार आसानी बनाने के लिए संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है, ठीक है? तो समझ गए कि मौलिक अधिकार को क्यों हटा दिया गया है, ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें एक था वो हम उसको पढ़ा दिए, ठीक है? कि क्यों हटाया गया, ठीक है? आपने चीज़ों को समझा, अब वो आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में, इसको एक को खत्म हो गया। अब बाकी जो 6 बचा है मौलिक अधिकार, उसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे और साथ में क्वेश्चन को भी लगाएँगे, ठीक है? कि क्वेश्चन बनता है कि नहीं, इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, ठीक है? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। पहला सवाल यही आ जाता है कि समानता का अधिकार कितने आर्टिकल के बीच में स्थित है? तो 14 से 18 तक है, ठीक है? चलिए दोस्तों, समझते हैं कि देश का कानून सबको एक नज़र से दिखेगा, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ऊँच-नीच का कोई स्थान नहीं होता है दोस्तों, ठीक है? किस अधिकार में? समानता का अधिकार में, ठीक है? समानता का अधिकार 14 से कितना तक है? 18 तक है। चलिए हम 18 से पढ़ते हैं, 14 से। अनुच्छेद 14, सम कानून के सामने सब बराबर हैं, ये कहता है अनुच्छेद 14। चाहे कोई आम नागरिक हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, अगर अपराध एक जैसा है तो सज़ा एक जैसी ही होगी। कानून की नज़र में कोई छोटा-बड़ा नहीं है। यहाँ तक पीएम, सीएम, चाहे डीएम, एसडीएम कोई भी रहे, कानून के सामने सब इक्वल है मेरे भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। पहला अनुच्छेद यही कहता है। चलिए 15, आइए अनुच्छेद 15 भेदभाव की मनाही करता है।
ठीक है? अगर बोल दिया जाए कि क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 15 क्या है, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि भेदभाव को मनाही करता है। कैसे? किसी भी सरकारी जगह, जैसे कोई पार्क हो, कुआँ हो, होटल हो, स्कूल हो, में किसी को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि उसका धर्म, जाति, लिंग कैसा है। ठीक है दोस्तों? यही है कि भेदभाव में मनाही नहीं होना चाहिए मेरे भाई। जैसे कोई पार्क है, तो उसपे धर्म के ये पूछ कर के नहीं अंदर नहीं जाना चाहिए कि आप इस धर्म से हैं, आपको नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। या जाति पूछकर आपको उसको अंदर नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। स्कूल है, होटल है, पार्क है, वहाँ सभी लोग जा सकते हैं, कोई भी धर्म के हो, कोई भी जात के हो, कोई भी लिंग हो, ठीक है? तो वही है भेदभाव की मनाही करता है 15 अनुच्छेद 15 ठीक है? कितना आसान है, ठीक है? अनुच्छेद अनुच्छेद 16 थोड़ा पढ़ते हैं इसको गहराई से क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही यहाँ से मेरे भाई को कन्फ्यूज़ होगा, तो मैं उस कन्फ्यूज़ को डाला है। सरकारी नौकरी में बराबरी, ठीक है? बहुत ही मेरे भाई को यहाँ पर मैं ये कंप्लीट करवाऊँगा तो डाउट होगा और बहुत ही अपनी प्रतिक्रिया को रखेंगे, लेकिन मेरे कमेंट में आप रख सकते हैं, मैं उसको जवाब दूँगा मेरे भाई, ठीक है? आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है? सरकारी नौकरियाँ जैसे लोक नियोजन में सबका आवेदन करने और चुने जाने का बराबर हक है। अब यहीं पर कुछ मेरे भाई बोलेंगे कि यहाँ पर बराबर हक कहाँ है? एक को आरक्षण देते हैं, तो एक को कम कम कर देते हैं, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा समझना ही होगा कि सरकारी नियोजन में सबको आवेदन करने और चुनने का बराबर हक है, ठीक है? और अपवाद में ये है कि मेरे भाई जो पिछड़े वर्गों के लिए थोड़ा-सा सरकार ने आरक्षण दिया है, तो यही मेरे भाई को बहुत दिक्कत होता है कि ये बराबर हक कहाँ के दिया जाता है, ठीक है? ओबीसी को कम कर देते हैं, एसटी ये सब को वगैरह को ज़्यादा परसेंट दे देते हैं, ठीक है, आरक्षण, तो ये हक कहाँ हुआ? तो ये कहने का मतलब है कि जो पिछड़े वर्ग हैं जिससे कि आप समझिए आगे, पिछड़े वर्गों को बराबरी पर लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। मान लीजिए कि जैसे आप इस रेस में दौड़ रहे हैं और आपके कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में कोई नहीं है, तो आप कॉम्पिटिशन करके भी जीत नहीं पाइएगा। उसी प्रकार से है कि जो पिछड़े वर्गों को बराबरी पर लाने का आरक्षण इसी प्रावधान में है। और भी मेरे भाइयों को काफ़ी यहाँ पर दिक्कत होगा, लेकिन वो मुझे कमेंट में कर सकते हैं, नहीं तो मेरे ए, आमने-सामने से अगर चैट से बतिया सकते हो तो बात कर लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत मेरे प्यारे भाइयों को यहाँ पर दिक्कत होगी कि ये तो सही बात नहीं है, ठीक है? अब हम लोग भी तो नीचे हो चुके हैं, अब इस आरक्षण को हटा दिया जाए, लेकिन क्या करा जाए भाई, ठीक है? चलिए आप समझ रहे होंगे। 17 अनुच्छेद क्या कहती है? छुआ-छूत का अंत छुआ-छूत का अंत, कहने का मतलब अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। समाज में पहले जो छुआ-छूत होती थी, उसे अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है दोस्तों। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगर आप किसी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआ-छूत का भेद आप उस पर लगा रहे हैं, तो आपको दंड मिल सकता है, ठीक है दोस्तों? आप किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उसे छुआ-छूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद क्या कहती है? ये अनुच्छेद 17 कहती है, ठीक है दोस्तों? और यहाँ पर जानने की बात ये है, ये मेरे ऐसा पढ़ाई आपको नहीं पढ़ाएगा अदर चैनल पर, लेकिन सब्सक्राइब कम है, तो ऐसा नहीं है भाई कि मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है? गांधी जी की भूमिका समझो। गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था दोस्तों। ठीक है, आप समझ जाएँगे मैं अगर बोलूँगा तो, जिसे हरिजन या हरि के प्यारे नाम देकर समाज में समानता के लिए कार्य किया था मेरे भाई। तो यहाँ से भी सवाल आते हैं और काफ़ी जो हैं वो यूट्यूबर ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ाते हैं इतना डेप्थ में, लेकिन मैं डेप्थ में पढ़ाने का काम किया क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, सभी को पढ़ना, आम जनता को भी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से, ठीक है? एग्ज़ाम को अलग करिए, ठीक है? नॉलेज बहुत ही बड़ी चीज़ होती है मेरे भाई, ठीक है? कानूनी प्रावधान 1 जून 1955 को लागू किए हुए अस्पृश्यता अपराध नियम के तहत छुआ-छूत का पालन करने वालों के लिए क्या उसे जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना की सज़ा का प्रबंधन भी उसको करना पड़ेगा। तो 1 जून 1955 को ये लागू हुआ था। अगर आपसे कोई छुआ-छूत है या ठीक है, छुआ-छूत का ये सब पालन क करवा रहा ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, आप कानूनी प्रावधान कर सकते हैं जिससे कि उस व्यक्ति को जेल होगा, जुर्माना जाना पड़ेगा, ठीक है? तो यही होता है, ठीक है? संविधान को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है सभी व्यक्तियों के लिए। चलिए 18 है और ये लास्ट अनुच्छेद है। उपाधियों का अंत मेरे भाई, जब कोई अपने नाम के आगे उपाधियों का अंत कहने का मतलब समझिए कि अगर कोई अपने नाम के आगे जैसे कोई महाराजा, राय बहादुर, सुल्तान जैसे शब्द लगाकर खुद को दूसरे से ऊँचा दिखा सकता नहीं है। कोई राजा महाराजा नहीं लगा सकता है कि महाराजा ये आ रहे हैं, राय बहादुर ये आ रहे हैं, सुल्तान ये आ रहे हैं, तो फिर संविधान क्यों बनाया गया भई? जब महाराजा राज करेगा तो ये कैसे संविधान तो पालन सही से नहीं हो पाएगा। इस चलते संविधान जो राय बहादुर हैं, सुल्तान हैं, महाराजा हैं, ये सब आप नाम के साथ लगाना ये कानून नहीं कहता है। याद रखिए कि अपवाद में है जैसे सेना के रैंक जैसे जनरल, ब्रिगेडियर और पढ़ाई की डिग्री जैसे डॉक्टर, इंजीनियर नाम के आगे आप लगा सकते हैं क्योंकि ये अपनी-अपनी मेहनत के
हासिल के दम पर ये विरासत मिलती है, ना कि ये विरासत में, ठीक है दोस्तों। वो मेहनत करते हैं, ठीक है। जनरल, आप जनरल बिपिन रावत ऐसे लगा सकते हैं, ब्रिगेडियर रानू भावत ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पढ़ाई की डिग्री जैसे डॉक्टर, इंजीनियर नाम के आगे आप ये सब लगा सकते हैं, लेकिन राय बहादुर, महाराजा ये सब आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अपनी-अपनी मेहनत से हासिल किए हैं, ठीक है, ना कि इसको विरासत में मिला है, ठीक है। अपनी मेहनत पर दम पर बनाते हैं, इस चलते हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है। कारण भी पूछ सकता है, ठीक है। आइए और थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे कोई भारत रत्न प्राप्त करता है, पद्म भूषण सम्मान, इन्हें आप नाम के हिस्से उपाधि के रूप में इसको भी इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। भारत रत्न, उपेंद्र ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। जैसे भारत रत्न फलाना कुमार ये सब लिखना गलत है, ठीक है। सोचिए, अगर ये सब क्यों नहीं नाम लगाने दे रहा है संविधान? समझिए चीज़ों को, क्योंकि हर चीज़ समझने की चीज़ है। सोचिए, अगर आज भी कोई खुद को महाराजा कहकर कानून से ऊपर समझने लगे, तो क्या गरीब को न्याय मिल पाएगा मेरे भाई? आपको बताना नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता ने इसे क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ताकि आम आदमी भी सबसे बड़ा राज सबसे बड़ा राजा बन सके, ठीक है। उन्होंने इसलिए हटा दिया क्योंकि जब ये राजा महाराजा बनेंगे, तो ये सारे जनता को अन्याय नहीं मिल पाएगा, गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस चलते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया कि इस संविधान में ये सब खत्म कर दिया कि महाराजा आपको नहीं लगाना है, ये सब शब्द आपको नहीं लगाना है, ठीक है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये आम आदमी भी सोचे कि मैं सबसे बड़ा राजा अपने आप को समझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ राजा लगा लो और बाकी जनता सब क्या आपके नीचे और गिर के रहे, आपको न्याय तो नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। इसलिए हटा दिया ताकि आम आदमी भी सबसे बड़ा राजा बन सके, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने खत्म कर दिया समानता का अधिकार। थोड़ा ट्रिक से इसको पढ़ते हैं। आइए, ट्रिक से याद करना कि विधि में धर्म की नौकरी में छुआछूत और उपाधियों को खत्म किया। विधि से याद रखना, एक बार बताऊंगा, ज़्यादा बार नहीं बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। विधि विधि होता है, विधि अनुच्छेद 14 है, वो विधि कानून के समझ समानता, ठीक है। आइए, सेकंड है जो मैं घेर रहा हूँ, वो आपको भी कॉपी में ऐसे नोट करना है। धर्म, धर्म में क्या है कि अनुच्छेद 15 है, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है, नहीं ये सब करना है, ठीक है। और है नौकरी, नौकरी समझिए कि नौकरी अनुच्छेद 16 है, जो अनुच्छेद 16 कहता है, ठीक है। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी में अफसर की समानता। और समझिए छुआ-छूत, कहने का मतलब अनुच्छेद 17 में ये है, अस्पृश्यता का, छुआ-छूत का अंत है, ठीक है। उपाधियों, लास्ट में है दोस्तों उपाधियों, उपाधियों में क्या है कि अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है 14, इसको लिख लेना है 15, इसको लिख लेना है 16, इसको लिख लेना है 17, इसको लिख लेना है 18। तो समानता का अधिकार आपको सीरियल बाय में सब याद हो जाएगा कि विधि का अनुच्छेद किसमें है, धर्म किसमें है, नौकरी किसमें है, छुआ-छूत किसमें है, उपाधियों किसमें है। तो आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताते चलना, ठीक है। मैं पढ़ाई के साथ-साथ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसके एकदम अपना लैंग्वेज में, ठीक है, ना कि किताबी कीड़ा, और साथ में ट्रिक भी करवा रहा हूँ जिससे कि मेरे भाई को एक भी सवाल नहीं छूटे। चलिए, बिना सवाए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई 6 मौलिक अधिकार था। समझिए, मैं चीज़ों को बार-बार बोलते चलता हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। 6 मौलिक अधिकार था, 1 मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। पहले 7 था, पहले 1 को हटा दिया, उसको मैंने क्लियर तरीक़ा से बताया कि क्यों हटाया, किस अनुच्छेद से हटाया गया, कब हटाया गया। 6 मौलिक अधिकारों में से 1 मौलिक अधिकार पढ़ लिए हैं, सेकंड मौलिक अधिकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक है। चलिए, बिना समय गवाए हुए चलते हैं, ठीक है, पढ़िए। अनुच्छेद 19 स्टार्ट करते हैं, जिसमें नागरिक की 6 आज़ादी दिया गया है। कितना 6 आज़ादी? और 6 आज़ादी को पढ़ते हैं, इसे एक कहानी में याद रखें। बोल बोलकर आपको याद रखना है इसे ट्रिक से। अब 6 आज़ादियाँ दिया गया है सिर्फ़ 19 में, 19 से 22 तक तो है, लेकिन 19 में 6 अधिकारियाँ दिया गया है, 6 अधिकारियों को ट्रिक से याद रखना। बोलकर सभा की संगठन बनाया, हाँ, यहाँ पर आपको इसको बोलना है 1 से 2 बार, वीडियो को पॉज़ करना है, बोलना है, बोलकर सभा की संगठन बनाया। बोलकर कहने का मतलब अनुच्छेद ए में है, सभा अनुच्छेद बी में है, और संगठन अनुच्छेद सी में है। आपको यहाँ से 1 घेरा लगा लेना है, 2 घेरा लगा लेना है, 3 घेरा लगा लेना है, और संगठन बोलकर सभा की संगठन, और यहाँ से आपको यहाँ मार्किंग कर लेना है घूमने, ठीक है? तो 19 टी हो जाएगा, ठीक है? वहाँ बस गए, बस से याद रख लेना, बसना, और व्यापार कहने का मतलब 19 जी में ये है, ठीक है? आपको ट्रिक से आपको लिख लेना है यहाँ पर, जैसे आपको मार्किंग आपको कॉपी में लगाना है, यहाँ पर लिख देना 19 से, यहाँ पर लिख देना 19 बी, 19 सी, 19 डी, ई, जी, ऐसे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। और हाँ, आपने कर दिया कि ई के बाद आपने जी कर दिया, ई एफ कहाँ गया?
तो वही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो समानता का अधिकार है जो मेरे भाई, इसी समानता अधिकार को क्या कर दिया था, खत्म हो चुका है, जो मैंने ऊपर पढ़ा दिया है, ठीक है? पहले 7 था, अब 6 है, तो एक कहाँ गया? वो 19 एफ के तहत ये है सम संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर चुका है, ठीक है? तो यही हम पढ़ने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलिए, और सबको हम बारी-बारी से पढ़ेंगे, ठीक है इनको, ठीक है? नहीं तो एक नज़र में सिर्फ़ इतना देख लेते हो ना, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ। और इसे क्या कहा जाता है? हम ये नहीं देखिए मेरे भाई, देखिए आप लोग समझ रहे होंगे कि ये आपने मुझे समझाया ही नहीं। ओहो! आप बोल रहे होंगे कि ये तो आपने समझाया ही नहीं भाई, तो मैं ये आपको समझा ही नहीं रहा हूँ ये सब, नीचे समझाऊँगा, ठीक है? हाँ, 19 जो आर्टिकल 19 है इसको संविधान की रीढ़ है, हड्डी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी याद कर लेना, ठीक है? जो मैं बोलता हूँ इसको आप लोग अगर नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हो ना मेरे भाई, नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और तुम सिर्फ़ 62 059 पर तुम मेरा एसएमएस करो ना यार, मैं आपको भेज दूँगा ना, ठीक है? 19 ए अब पढ़ते हैं हल्का, ठीक है? क्योंकि मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? क्वांटिटी कम होना चाहिए। अनुच्छेद 19 ए पढ़ते हैं, बोलने और अभिव्यक्त की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होता है? पहले हिंदी समझिए। अ, अपनी बात आप अपनी बात खोलकर, लिखकर और इशारों में क्या कह सकते हैं, ठीक है? ये होता है 19 ए। ख़ास बात इसमें जैसे आप क्या कर सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि न्यूज़ से आप सरकारों के बारे में कुछ दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं, उनकी अति कर सकते हैं कि वो ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। सूचना का अधिकार दोस्तों, जिसको आरटीआई भी शामिल है इसमें। अगर सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, सरकार की आलोचना बोलने की आपको स्वतंत्रता है, ठीक है? लिखने का इशारों से आपको कह सकते हैं, ठीक है? अगर ज़्यादा अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो पुलिस कानून क्या है कि आप झंडा फहरा सकते हैं या पुतला फूँक सकते हैं, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर देश के खिलाफ ब बोलेंगे तो आपको पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको है बोलने का अधिकार है, बोलिए, लिखिए, इशारा करिए, आप झंडा फहरा सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, ठीक है? ये सब कर सकते हैं किसका? कोई भी जिस पार्टी का, लेकिन आप देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अब इसमें एक वर्ड था दोस्तों, वो चीज़ क्या थी? वो था प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई। अब बहुत सारे मेरे भाई समझ ही नहीं रहे होंगे कि आरटीआई क्या होता है? तो ये मैंने सोचा कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्रेस की स्वतंत्रता और आरटीआई, जिससे कि बहुत ही अच्छा जानकारी है ये, तो मैंने इसको सही से कवर किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है। अभी हम आर्टिकल 19 देख रहे हैं, ठीक है? प्रेस की स्वतंत्रता देखिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस। संविधान में कहीं भी संविधान में कहीं भी अलग से प्रेस की आज़ादी शब्द नहीं लिखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो संविधान 19 एक ए के अंदर ही यह आता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों कि इसका मतलब है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता क्या होता है, यह होता है एक प्रकार का अखबार, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया, ये सब होते हैं। सोशल मीडिया से आपने कोई पार्टी को आप ये दिखा सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ठीक है? इसमें आपको आलोचना करने की पूरा स्वतंत्रता है मेरे भाई। बिना सरकार के डर के अपनी बात रख सकते हो, लेकिन गोदी मीडिया क्या है, आज के ज़माना में गोदी मीडिया डर के काम करते हैं, ठीक है मेरे भाई, आप समझ रहे होंगे। खबरें दिखा सकते हैं, ठीक है, लेकिन खबरें सिर्फ़ दिखाते हैं किसको? आप समझ रहे होंगे ना, गोदी मीडिया को। और सरकार की कमियाँ उजागर कर सकते हैं, ठीक है? बोलने का अधिकार है, तो आप सरकार से बिना डरे उनकी आलोचना कर सकते हैं, कमियों को उजागर कर सकते हैं, ठीक है? अब समझिए क्यों ज़रूरी है कि लोकतंत्र में प्रेस को चौथा स्तंभ कहा जाता है, ठीक है? फोर्थ पिलर, आप कहीं न कहीं सुने होंगे कि जो प्रेस का जो है, वो चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर प्रेस आज़ादी नहीं होगी मेरे भाई, तो जनता तक सच नहीं पहुँचेगा। लेकिन जनता तक सच पहुँचाया नहीं जाता है गोदी मीडिया के द्वारा। अब क्या करें? ठीक है दोस्तों, सीमा, इसका सीमा क्या है? बोलने के अधिकार है, लिखने का है, इशारा का है, लेकिन इसका कुछ सीमा है। सीमा हर एक चीज़ का होता है मेरे भाई, तो इसका भी सीमा है। तो प्रेस को आज़ादी तो दी, लेकिन वे ऐसी खबरें नहीं दिखा सकती है जिससे कि देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए या समाज भी दंगे भड़के, ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकती है, ठीक है, प्रेस। तो ये बहुत ही ज़रूरी था, तो इस चलते मैंने इसको कवर किया। और दूसरा है दोस्तों आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। काफ़ी मेरे बच्चों सिर्फ़ नाम सुने होंगे, लेकिन आज की इस क्लास में ऐसा उसको महसूस ही नहीं होगा कि ये मैं पढ़ रहा हूँ या सिर्फ़ फ़िल्म देख रहा हूँ। आरटीआई का पूरा नाम सूचना का अधिकार है दोस्तों। आप सूचना लिख सकते हो। यह एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। यह क्या है? इसको समझिए। ठीक है? जो भी मैं आपको समझाता हूँ सिर्फ़ समझते जाइए और लास्ट में बताना कि वाई आपका वीडियो बहुत पसंद आया। ठीक है? चलिए, यह आम नागरिक को यह ताकत देता है कि वह सरकार से सवाल पूछे और सरकारी काम-काज का रिकॉर्ड मान सके। आप ऐसे समझिए
कि आपको गाँव में सड़क बनाने के लिए कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, आप आरटीआई लगाकर इसे पूरी जानकारी माँग सकते हैं। अगर आपने पंचायत क्षेत्र में जो मुखिया होता है, वो जो फंड आता है, पैसा आता है, आप उनसे आरटीआई के माध्यम से उनकी काम-काज का रिकॉर्ड माँग सकते हैं। ठीक है? अगर नहीं देते हैं तो कानूनी प्रावधान भी किया जाता है। ठीक है? तो अगर आपको लगे कि आपको काम नहीं हुआ है तो उनसे आप काम-काज का रिकॉर्ड माँगिए, वो रिकॉर्ड देगा। ठीक है? ये अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन जो 2005 में लागू हुआ था। ठीक है? समझिए कैसे काम करता है, अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में एक आवेदन एप्लीकेशन देते हैं और अधिकारी को 30 दिन के अंदर आपको जानकारी देती है। अगर आप जैसे ग्राम पंचायत में हैं, अगर कोई पंचायत में हैं आप, तो अपना मुखिया से बताना है कि आपको लगे कि ये काम है, नहीं किए हैं, तो आप उनसे आरटीआई लगाकर पूरी जानकारी माँग सकते हैं मेरे भाई। अगर अगर आप उसे आवेदन देंगे, तो आपको 30 दिन के अंदर ही उस विभाग को यानी उस आदमी को 30 दिन के अंदर आपको जानकारी देनी पड़ेगी उसको। सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या है समझिए। कोर्ट ने कहा है कि जब तक जनता के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी दोस्तों, तब तक वह अपनी बात सही ढंग से नहीं रख पाएगी। इसलिए आरटीआई भी अनुच्छेद 19 ए का ही हिस्सा है। तो आपने समझ गया कि आरटीआई क्या है। तो अगर आपको निसंदेश लगे कि मेरे गांव में, मेरे पंचायत में काम नहीं हो रहे हैं, तो आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और उसको 30 दिन के अंदर देना पड़ेगा, नहीं तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 19 बी। ठीक है। आप कह रहे होंगे भाई इतना डीप में कौन पढ़ाता है मेरे भाई, मैं पढ़ाता हूँ। 19 बी समझिए, शांतिपूर्ण सभा। देखिए, आप अपनी बात रखने के लिए मीटिंग या सभा कर सकते हो मेरे भाई। ठीक है, सभा करने की आपको पूरी छूट है, लेकिन आपको कायदा और तर्क के अनुसार ही रह के करना है। शर्त क्या है कि आप मीटिंग कर सकते हो, सभा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह सभा बिना हथियार का होना चाहिए मेरे भाई, और शांतिपूर्ण होना चाहिए, ना कि हिंसा इसमें आना चाहिए, अहिंसक तरीका से होना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए तो पुलिस आपको क्या कर सकती है, अगर कोई हिंसक हो जाए तो पुलिस धारा 144 लगाकर इसे रोक सकती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है? अगर आपको सरकारी से कुछ माँगे करनी है तो आप बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीका से मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको पंचायत में अगर कोई दिक्कत हो गई तो आप मीटिंग बैठाइए, सभा बैठाइए कि ये मेरे गाँव में ऐसा काम क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है? अगर मान लिया जाए कि वहाँ पे कोई लड़ाई हो जाए, हिंसक हो जाए, तो वहाँ पर पुलिस आएगी और 144 के तहत उससे लगाकर रोक सकती है मीटिंग सभा को। ठीक है? आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है? आप शांतिपूर्ण तरीका से जितना करना है उसे कर सकते हैं, बट इसमें हिंसक नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है? 19 सी में चलते हैं। चलिए, संघ और संगठन बनाना क्या है? जब कोई भी पार्टी, संस्था या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। आप कोई भी जैसे पार्टी बना सकते हो, संस्था बना सकते हो, यूनियन या कोऑपरेटिव सिस्टम बना सक सोसाइटी समाज बना सकते हो। लेकिन याद रहे, आप मज़दूरों की यूनियन बना सकते हैं, लेकिन आप आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं। आपको संस्था बनाने की, ग्रुप बनाने की, पार्टी बनाने की आज़ादी तो है, लेकिन आप आतंकवादी संगठन नहीं बना सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों? नक्सली ग्रुप नहीं बना सकते हैं, ऐसा ग्रुप नहीं बनाइए, ऐसा ग्रुप आपको बनाने की आज़ादी नहीं है जिससे कि अपना क्षेत्र का, अपने राज्य का, अपने देश का हानि हो। ठीक है? आप मज़दूरों को यूनियन बनाइए, अपना ग्रुपिंग बढ़ाइए, पढ़ाई का ग्रुपिंग बनाइए, ये सब बना सकते हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ें नहीं बना सकते जिससे कि हानिकारक हो। ठीक है? 19 डी में समझिए। ठीक है, आपको कमेंट बताना कि पढ़ाई कैसा लग रहा है, ठीक है? 19 डी भारत में कहीं भी आगमन, मूवमेंट कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कश्मीर से कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, कहीं भी घूम सकते हो लेके भाई मेरे भाई, रोक-टोक के आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस वहाँ पर रोक दिया जाए कि अगर इस इलाके में आपको को रोक दिया जाए, जैसे वहाँ पर आदिवासी का इलाका है, तो वहाँ जाने की अनुमति आपको नहीं है। मान लिया जाए कि ये क्षेत्र में आपको क्या कर दिया जाए कि पुलिस ने रोक चुके हैं कि इस इलाका में आपको घूमना नहीं है, तो आपको घूमना नहीं है। बट आप सभी जगह घूम सकते हो। चलिए, आइए ई में समझते हैं। कहीं भी निवास करना या बसना। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी कोना में घर बनाना, रह सकते हो, घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या था? पहले जम्मू-कश्मीर में यह मुश्किल था, अब पूरे भारत में लागू है, ठीक है? ये है भ निवास करना, घूमना, कहीं भी जाओ, खाओ, पियो, रहो, घर बनाओ, ऐश करो, वहाँ रह सकते हो। ठीक है? सब कुछ आपके पास आज़ादी है। ठीक है? लास्ट है मेरे हिसाब से, आप जी पढ़ते हैं। कोई भी व्यापार या पेशा, कहने का मतलब है कि आप व्यापार कर सकते हैं, पेशा कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी दुकान खोल सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। कोई भी आपको मन करे, जो भी आपकी मर्ज़ी से आप जो भी करना है वो कर सकते हैं। लेकिन पुलिस कानून क्या है, आप अवैध व्यापारी जैसे कोई ड्रग्स बेचना लाइसेंस के हथियार बेचना, ये सब आप चीज़ें, ऐसी चीज़ नहीं बेच सकते हैं जो अवैध हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? दुकान खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दुकान खोलो। ठीक है, बिज़नेस करना है करो, लेकिन वैध तरीका से, अवैध तरीका से नहीं मेरे भाई। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। जैसे गोली बेचना ये सब नहीं है, ड्रग्स बेचना नहीं है, लाइसेंस की अधिकार बेचना नहीं है। सरकार किसी
पेशे के लिए डिग्री या डॉक्टर बनाने के लिए एमबीबीएस अनिवार्य कर सकती है, ठीक है? डॉक्टर भी यानी डॉक्टर ऐसा बन सकते हो, ऐसा बनो जिससे कोई वैध हो, अवैध नहीं, ठीक है? ये है, एक लाइन में बोलूँ तो। ठीक है दोस्तों, 19 से 22 तक है हमारा, तो 19 हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं 20 में। अनुच्छेद 20 समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति, चाहे वह अपराधी क्यों ना हो, सरकार या पुलिस की मनमानी शक्ति को बचाता है। इसे दोष सिद्धि के संबंध में रक्षक संरक्षण भी कहते हैं, ठीक है? तो चलिए समझते हैं, और बहुत ही अच्छा है, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। 3 नियम है इसे समझने के लिए। पहला समझते हैं, कार्यत्र कार्यता विधि से संरक्षण, ठीक है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है? अपराध करते समय इसका नियम क्या है? अपराध करते समय जो कानून लगा था, उसी सज़ा उसी के आधार पर आपको मिलेगी, ठीक है? सरल शब्दों में समझिए कि मान लीजिए, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर समझ सकते हो कि ऐसा समझ लो कि मान लीजिए कि आज चोरी की सज़ा 2 साल है। कितना है? 2 साल है। आपने आज चोरी की, लेकिन कल सरकार ने कानून बदल कर 10 साल कर दी, तो आपको 10 साल की सज़ा ना होगी, आपको 2 साल की ही सज़ा होगी। क्या आप समझ रहे होंगे ना? मैं आशा करता हूँ आप समझ जाओगे एक वर्ड में, बट आप एक बार में नहीं समझ जाओगे। मान लीजिए कि आपने चोरी किया और उस समय सज़ा 2 साल की थी, और कल यह सरकार जो है कानून बदल कर 10 साल कर दिया, तो इस चोरी के लिए आपको 10 साल की सज़ा नहीं, आपको 2 साल की ही सज़ा होगी। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। पुलिस क्या करेगी? पुलिस या अदालत आपको 10 साल की सज़ा नहीं देगी, ठीक है? ये है। चलिए 2 साल की ही सज़ा देगी। दूसरा समझते हैं कि दोहरे दंड से मुक्ति, या एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगी, ना कि 2 बार। उदाहरण समझिए, अगर किसी ने एक दुकान में चोरी की और उससे उसके लिए 6 महीना की जेल हो गई, तो सज़ा काटने के बाद उसे दोबारा जेल नहीं देना पड़ेगा। ये सब मेरे भाई जानते होंगे कि आप एक किसी चीज़ को चोरी किया आपने, उसको आपने जेल गया, जेल काटा, तो आपका केस फिनिश हो गया। ऐसा नहीं है कि फिर आओ, फिर से जाओ, फिर आओ, फिर ऐसा नहीं है। एक एक सज़ा का क्या करते हैं कि एक चोरी का एक सज़ा, ठीक है? तीसरा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। समझिए, कोई भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति है खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, और ना ही कोई आपको मजबूर करेगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि आपने पुलिस आपको पकड़ा, थाने में ले गया, मारपीट किया, और उसने बोला कि लिख कर दो कि तुमने ही खून किया है, तुमने ही क्राइम किया है। ये कानून की नज़र में दोस्तों, यह सख्त या कानून की नज़र में काफ़ी ही ये दिक्कत पड़ सकती है पुलिस के खिलाफ। आपको मारपीट नहीं कर सकती है, और वो पुलिस ये भी नहीं कह सकता है कि लिख कर दो कि तुमने ये खून किया है। अगर आप लिख भी देंगे, तो आपको जज ये मान्यता नहीं देगा मेरे भाई। पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अदालत में साबुत नहीं माना जाता मेरे भाई, जब तक कि वह जज के सामने ना दिया जाए। इसलिए लाइन डिटेक्टर यानी या नार्को टेस्ट बिना व्यक्ति की मर्ज़ी से नहीं किया जा सकता है। देखिए, सरल शब्दों में मैं बोलूँ कि जैसे आपको पुलिस आया, पुलिस पकड़ के ले गया, थाना पर मारा, पीटा, आपको कहा कि आप स्टैम्प पेपर पर मुझे लिख कर दो कि ये खून तुमने किया है। अगर आप खून भी कर दिए हो, और जज के सामने आप ये नहीं बोलते हो कि हमने ये नहीं मारा है, तो वो पुलिस का जवाब आपने जो लिख कर दिया है, वो मान्यता नहीं होगी। ठीक है? जब तक कि आप जज के सामने कबूल ना कर लें कि हमने खून किया है, तब तक ये साफ़ नहीं होगा। ठीक है? इसलिए लाइन डिटेक्टर या नार्को टेस्ट बिना व्यक्ति की मर्ज़ी के नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा अनुच्छेद माना जाता है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कहते हैं। अगर मैं बोलूँ, इसे 3 भागों में बाँट सकते हैं। ठीक है? बाँटने से क्या होती है ना कि चीज़ें कुछ समझ में आती है। ठीक है? इसका मुख्य अर्थ क्या है समझिए। अनुच्छेद 21 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को उसके जीवन या निजी आज़ादी से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। ठीक है? उन्हे 21 जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसे जीवन या निजी आज़ादी से वंचित नहीं करेगा। उसे कोई नहीं जीवन जीने देगा, आज़ादी नहीं छीनेगी, आराम से उसे आज़ादी मिलेगा, जीवन जीने का लिए मिलेगा, वंचित नहीं किया जाएगा। सिवाय कानून का द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सामने वो कुछ भी कर सकता है, जीवन जी सकता है, आज़ादी कर सकता है, पर्सनल लिबर्टी। ठीक है दोस्तों? सरल शब्दों में समझिए कि पुलिस या सरकार अपनी मर्ज़ी से किसी को जेल में नहीं डाल सकता है। ये हुआ इसका सरल भाषा। कि कोई भी नेता है, वो किसी को जेल में नहीं डाल सकता है, किसी की जान नहीं ले सकता है, ठीक है? इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। या अगर आप अपने आप से मर रहे हैं, तो कानून क्या है, आप लोग को मरने नहीं देगा। जैसे आप हैं, आप मरना चाहते हैं,
कूद करके, तो आपको जो पुलिस है या कानून आपको मरने नहीं देगा, ठीक है? आपको जीने का पूरा अधिकार है, ठीक है? आज़ादी है। सिवाय कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जिए, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई भी व्यक्ति आपको मर्ज़ी के हिसाब से जेल में नहीं डालेगा, ये बात है। अब दूसरा हम समझते हैं कि अनुच्छेद 21 में और क्या-क्या शामिल है, विस्तार से समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर कहा है कि जीवन जीने का मतलब सिर्फ़ साँस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान के साथ, और इसके अंदर बहुत सारे अधिकार छुपे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कहते हैं कि जीवन जीने का मतलब सिर्फ़ साँस लेना नहीं है, सम्मान के साथ जीना है। 21 ये आज़ादी देता है। ठीक है, पहला समझते हैं निजी का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, यानी आपकी निजी जानकारी जैसे फ़ोन टैपिंग है, आपकी मर्ज़ी के बिना कोई नहीं देख सकता मेरे भाई, पहला ये था। अब दूसरा है स्वच्छ पर्यावरण, आपको साफ हवा और पानी में जीने का हक है, ये आपको नहीं छीनेगा कोई, ठीक है? विदेश यात्रा का अधिकार, आप देश से बाहर अपनी मर्ज़ी से जहाँ मन है वहाँ घूमिए। आश्रम का अधिकार, सिर पर छत होने का अधिकार आपका है, सोने का अधिकार है, ठीक है? आपको चैन की नींद लेने से आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? ये है आपका अधिकार। इस चलते ये मौलिक अधिकार काफ़ी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 21 ए, ठीक है? समझिए। शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन है। इसके बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 में ज़रिए जोड़ा गया था। इसमें नियम क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ़्त में, फ्री में शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है? अनुच्छेद 22 जो लास्ट है, गिरफ्तारी से संरक्षण कहा जाता है इसे, ठीक है? यह अनुच्छेद पुलिस की शक्तियों पर लगाम लगाता है और गिरफ्तारी व्यक्तियों को कुछ बुनियादी क्या देता है, हक देता है, ठीक है? समझिए पहले। समान अधिकारी, यह तब होता है जब किसी ने अपराध की कर दिया हो, ठीक है? मान लिया कि आपने अपराध कर लिया। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति के पास 3 बड़े अधिकार होते हैं। पहला कारण जानने का अधिकार मेरे भाई, अगर आपको पुलिस पकड़ लिया, अगर पकड़ के ले जा रहा हो, तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि हमको किस जुर्माना में पकड़ा है या किस जुर्माना में पकड़ा जा रहा है। बिना कारण बताए गिरफ्तारी क्या है? अवैध है मेरे भाई। अगर पुलिस आता है, आप पुलिस से बेझिझक पूछिए कि मुझे किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है, ठीक है? बिना कारण बताए गिरफ्तारी क्या है? अवैध है। और 24 घंटे के नियम समझिए। पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज के सामने आपको पेश करना ही होगा, 24 घंटा के अंदर में, ठीक है? बहुत ही ज़रूरी है। इसमें रास्ते का समय या सरकारी छुट्टी जैसे रविवार, सोमवार ये सब वगैरह नहीं होती है। 24 घंटे में आपने पकड़ा, तो उसको जज के सामने आपको पेश करना ही होगा। वकील रखने का अधिकार आपको पूरा तरीक़ा से मेरे भाई, वकील रख सकते हो। गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेना और अपना बचाव करना कर सकते हो, अपना वकील रख सकते हो, पूरा अधिकार है आपका। जैसा कि आप समझते ही होंगे, रखते ही हैं लोग। ठीक है? जुर्म से पहले गिरफ्तार, यह पुलिस की एक विशेष शक्ति है। अगर सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति भविष्य में देश की सुरक्षा को खतरा पहुँचा सकता है या दंगे भड़के करवा सकता है, तो उसे जुर्म से पहले ही पकड़ा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई? अगर आपको किसी पर डाउट लगे, तो आपको बेझिझक पुलिस पकड़ सकता है, जिससे कि आप भविष्य में देश की सुरक्षा को खतरा में ना डाल सके, बिना वारंट के। ठीक है? उसमें वारंट तो दिखाना पड़ता था, पहले पूछते थे कि आपने किस जुर्म में पकड़ा है, 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने लिया जाएगा। ठीक है? ये है। लेकिन इसमें आपको वारंट दिखाने का अधिकार नहीं है। बिना वारंट के आपको पुलिस पकड़ सकता है, पर अगर लगे कि ये देश को क्या कर सकता है, ये देश को खतरा है इस आदमी से, तो बिना वारंट के आपको कारण बताए वारंट ये सब दिखाना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आपको जेल में डाल देगा। 3 महीने की कैद होती है, ऐसे व्यक्ति को बिना जज के सामने पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसे बढ़ाने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की अनुमति भी चाहिए। अगर आप 3 महीने से आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा बढ़ाना है कि एक व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा रखिए, तो इसे बढ़ाने के लिए एक सलाहकार बोर्ड की अनुमति होती है। ठीक है? अगर आपको जो अगर पुलिस आपको पकड़ती है, तो वह पहले कारण पूछो, फिर कहो कि मुझे वकील चाहिए। वह 24 घंटे बीत गए और जज के सामने नहीं ले गए मेरे भाई, तो पुलिस मुश्किल में पड़ सकता है, ठीक है? वो पकड़ा, कारण पूछ सकते हो, कारण नहीं बताया तो वो अवैध तरीक़ा से दिक्कत है, और दूसरी बात 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने ले जाना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा समझ लीजिए, दोस्तों मान लीजिए कि पुलिस ने आपको शनिवार को पकड़ा, ठीक है? और मंगलवार तक जज के सामने नहीं ले गया। ऐसे में उस व्यक्ति का वकील सीधे हाई कोर्ट में, ठीक है मेरे भाई, हेवियस कॉर्पस की अर्ज़ी डालेगा। हेवियस कॉर्पस की अर्ज़ी डालेगा। जज साहब पुलिस से पूछेंगे कि इस कानून के तहत इसे इसे इतने दिन रखा, ये पूछाएगा जज। अगर जवाब सही नहीं मिला दोस्तों, तो पुलिस क्या हो सकता है,
पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हो सकता है। आपको समझ में ये सवाल तो ज़रूर ही टपक रहा होगा कि मान लीजिए जाए कि हमको 24 घंटे में नहीं ले गया तो क्या करेगा ना मेरे भाई, जज ये कहेगा पूछेगा कि किस कानून के तहत इतना दिन तुमने रखा? ये कानून तो है नहीं है कि 24 घंटे के बाद मुझे मुझे सामने पास लाओ, लेकिन ऐसा नहीं लाया तुमने, तो ये क्या करेगा ना कि पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर देगा मेरे भाई, ठीक है? तो ये भी हमारा खत्म हुआ दूसरा। तो आइए इसका ट्रिक क्या है, अभिव्यक्त की जान अपराध और गिरफ्तारी के बीच। थोड़ा मैं इसको ज़ूम करता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना? समझिएगा, थोड़ा-सा समझ लीजिएगा मेरे भाई, समझिए। ये खत्म होता है हमारा, समानता का अधिकार हमारा यहाँ पे खत्म होता है मेरे भाई। तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अभिव्यक्त की जान और अपराध और गिरफ्तारी के बीच। फिर से पढ़ते हैं मेरे भाई। अभिव्यक्त की ज्ञान सॉरी दोस्तों, अभिव्यक्त की जान अपराध और गिरफ्तारी के बीच। अभिव्यक्त कहने का मतलब होता है अनुच्छेद 19 बोलने और घूमने की आज़ादी, आपने ऊपर पढ़ा ना? और सेकंड है अपराध। अपराध अनुच्छेद 20 है मेरे भाई, अपराध के दोष सिद्धि के संरक्षण में सजा के बचाव है मेरे भाई, ठीक है? और समझिए अनुच्छेद 19 जान, आपको थोड़ा-सा इसको चेंज कर लेना, इसको यहाँ लाना होगा, इसको यहाँ लाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमारा 19 हो गया, तो आपको 20 में कौन याद रखना है? 20 में आपको ये याद रखना है और फिर आपको 21 में ये रखना है। तो आपको थोड़ा-सा इसमें सीरियल से आपको याद रखना है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर देख सकते हो। नहीं तो ऐसे याद कर सकते हो, अभिव्यक्त की जान, ठीक है? अपराध और गिरफ्तारी के बीच में है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है और 22 जो हैं गिरफ्तार हैं, ठीक है? जो 22 जो क्या हैं गिरफ्तार हैं। फिर से मैं समझाता हूँ क्योंकि समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार चीज़ों को समझ लेंगे ना, अभिव्यक्त हैं ये हमारा 19 है मेरे भाई, अपराध आपको थोड़ा इसको आपको याद रखना है 20, इसको याद रखना है 21, इसको याद रखना है 22, यही समझा रहा हूँ। अब फिर से थोड़ा-सा इसको मुझे पेस्ट करके नीचे ले लाना था बट मैंने ऐसा नहीं किया, ध्यान ही नहीं रहा पीडीएफ में। फिर से समझाता हूँ, अभिव्यक्त हैं दोस्तों, अभिव्यक्ति हैं, अभिव्यक्ति से याद रखना अनुच्छेद क्या है 19 है। पहले मैं सीरीज़ बता देता हूँ। और अपराध, अपराध जो है इसको आपको 20 रखना है मेरे भाई, ठीक है? फिर क्या है? जान है ना? तो जान को याद रखना है 21 और जो लास्ट जो पड़ जाता है इसको याद रखना है 22। इसी में सब छूटा, लेकिन आपको यहाँ इसको कर देना है, इसको यहाँ कर देना है, एक्सचेंज कर देना है। लेकिन आप स मैंने पढ़ा दिया है तो आपको इसको भूलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा मौलिक अधिकार का बहुत ही समय हो चुका है। तो मैं मानता हूँ कि आगे जो 4 जो बचे हैं, उसको मैं करवा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। और हाँ, बता देना कि आपको कितना समझ में आया और अगर समझ में आया तो वीडियो को क्या कर देना है मेरे भाई, लाइक करना है, ठीक है? अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करना है, ठीक है? और चैनल को क्या करना है, जो क्या करते हैं सब सब्सक्राइब करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तब ना वीडियो पहुँचेगा, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना जिससे कि वो भी लाभ ले सकें, ठीक है? प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, ठीक है? और चारों मौलिक अधिकार को सुपड़ा साफ कर देंगे और साथ में उसका पीवाईक्यू करा देंगे, ठीक है? तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।